जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं मेरे देश के सभी भावी फौजी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से नहीं करते तो अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब टीए आर्मी की भर्ती जो एकदम एक क्लियर हो चुकी है, क्योंकि उसकी डेट भी आ चुकी है। तो रनिंग के साथ साथ आपको रिटर्न की भी तैयारी करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रनिंग में पास हो गए और रिटर्न में फेल हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत होगी। और अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल दीपू डिफेंस कैरियर को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए। यहाँ पर लिखा आर्मी जीडी, नेवी एमआर और टीए आर्मी और अग्निवीर जीडी, ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। चलते हैं अब आज को आपको दिखाते हैं कि आपका आज का कौन सा प्रैक्टिस सेट है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? तो प्रैक्टिस सेट नंबर आज का हमारा तीसरा है। यहाँ पर आपको जीके के पूरे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग के पूरे 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्लास किसकी ट्रेड के लिए है? तो जीडी खातिन, ट्रेडमैन खातिन, डब्ल्यूएमपी खातिन और टीए आर्मी के लिए है। और ये आज की तीसरी क्लास है। अगर आप इस तरह, जैसे ये भाई साहब देखिए नहीं, बंदूक लिए खड़े हैं, इसी तरह आप बंदूक लेकर खड़े होंगे अगर आप इनमें से भर्ती हो जाएंगे तो। चलो फिर बिना देरी किए हुए आज का एक मोटिवेशन कोड भी लिख के लेकर आए, जैसे आप सभी को हम सुनाना चाहते हैं। उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। लिखा है कि लिखा है, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। तो ये हमारे देश के सभी भावी फौजियों के लिए ये लाइन हमने लिखी है। और इसके नीचे मैंने लिखा है कि जय हिंद। और जय हिंद के बाद से मैं आज अपनी क्लास को शुरुआत करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, बाबर, अकबर या मोहम्मद बिन कासिम, बाबर, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। किसने किया था? भारत पर सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था? तो ये 1326 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1326 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था? भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था? आईएनएस अरिहंत, अरिहंत क्लास की 1 या सिंधुदुर्ग क्लास की 7 या शिशुकुमार क्लास 4। तो इसका क्या नाम था जो कि भारत की पहली पनडुब्बी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, आईएनएस अरिहंत था। हमारी आज की तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल में आकाश गंगा में हमारे सौर मंडल किस आकाश गंगा में है? हमारा सौर मंडल है जो वो किस आकाश गंगा में है? निहारिका में, मंदाकिनी, गैलेक्सी या अंडाकार आकाश गंगा। तो हमारा सौर मंडल है जो यह कहाँ पर है? तो ये किस में है? ये गैलेक्सी में है। किस में है? गैलेक्सी में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्यों होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमारा सौर मंडल कहाँ पर है? तो ये गैलेक्सी में है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, रामकृष्ण परमहंस या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो किसने की थी? इसे आप सभी लोग को बताना। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी लोग को बता दिया है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैं आप सभी लोग को एक बार करा चुका हूँ, ये दोबारा करा रहा हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सर जेम्स टेलर, सर बेनेगल रामाराव, सर सी डी देशमुख या सर ऑप्शन स्मिथ। तो इसके कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जो कि भारतीय मूल के थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन थे? सर सी डी देशमुख थे। कौन थे? सी डी देशमुख थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर, 121 मील या फिर 211 मील। तो इसकी दूरी कितनी होती है? इसकी दूरी कितनी होती है? तो इसकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसकी दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर होती है। जो दो अक्षांश होते हैं उन्हीं के बीच की, मान ली ये पहला अक्षांश यहाँ पर, दूसरा अक्षांश यहाँ पर, जो देखिए ग्लोब में हमारी लाइन खींची रहती है, तो उन लाइन के बीच की ये वाली जो दूरी होती है, ये कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम
आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की और राष्ट्रपति की भी कितनी होती है? राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष होती है। और प्रधानमंत्री की कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री की 25 वर्ष होती है। और जो गांव का प्रधान होता है उसकी कितनी होती है? तो उसकी 18 वर्ष होती है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन मौलिक कर्तव्य जो होते हैं इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, भाग 4A, भाग 4, भाग 4 या भाग 3 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसमें किया गया? तो भाग 4A में किया गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को, 4 अप्रैल को या फिर 8 मार्च को या फिर 21 जून को। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अब आप सभी लोग को बताना है कि ये जो यहाँ पर 8 मार्च दिया, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसे आप सभी लोग को बताना है। क्या बताना है कि कौन सा दिवस है जो 8 मार्च को मनाया जाता है? कौन सा दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आप सभी लोग को कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है और ये महिला से संबंधित होगा। ये भी आप लोगों को मैंने थोड़ी हिंट दे दी है कि महिला से संबंधित होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है, विश्व कवि के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? विश्व कवि के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर विलियम शेक्सपियर। तो आप बताइए विश्व कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसे जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या क्या लिखा था? इन्होंने जनगण मन लिखा। क्या लिखा है? जो जनगण मन होता है, जनगण मन, जो भारत का राष्ट्रगान है इन्होंने लिखा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे? इन्हें ही सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, सबसे पहले मिला था, जो कि भारत के थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर स्थित है? तो ये जिम कॉर्बेट पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। यह पार्क अब 1936 में हुआ था। और इस कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, जो कि यहाँ पर दिया है। कहाँ पर? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो ये 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था जिम कॉर्बेट। अब आप सभी लोग, अगला क्वेश्चन है, विजय घाट किस महान विभूति की समाधि स्थल है? विजय घाट, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो इंदिरा, ये किसकी है? तो ये जो होते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसका किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की है। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल नाम क्या है? तो इसका नाम है, लाल बहादुर शास्त्री क्या नाम? विजय घाट नाम है। अब आप सभी लोग को बताइए, ये जो राजीव गांधी हैं इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इसका नाम है वीर भूमि। क्या नाम है? वीर भूमि। क्योंकि आर्मी जीडी में समाधि स्थल से पूछा जाता है कि किसकी समाधि भूमि क्या नाम। और जो महात्मा गांधी, इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। और ये जो विजय घाट है ये किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के नाम का है। ये बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि उड़ीसा राज्य बिहार से किस वर्ष अलग हुआ था? उड़ीसा राज्य जो है वो बिहार से किस वर्ष अलग हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1933 में, 1936 में, 1930 में या फिर 1937 में। तो उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कब अलग हुआ था? 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। कब? 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 14 है, भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, बेंटिक, हेस्टिंग या फिर डलहौजी। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन? कैनिंग थे।
कैनिंग के समय में एक क्रांति हुई थी जो आप सभी लोग को पता होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है। इसी क्रांति को क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति। क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति हुई थी। अभी ये आप सभी लोग को बताना है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो 1857 क्रांति की शुरुआत किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल जगत में, फिल्म जगत में, साहित्य के जगत में या फिर गणित के जगत में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब आप सभी लोग बताइए फिल्म के जगत में कौन सा दिया जाता है? तो यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। कौन? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और जो खेल है यहाँ पर अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ये हमारे जीके के प्रश्न थे जो कि समाप्त हो चुके। अब हम यहाँ से अपना साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? यहाँ से किसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे? साइंस SIE, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। टोटल 15 क्वेश्चन साइंस के होंगे जो कि 16 नंबर से होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर, न्यूटन के प्रथम नियम पर, न्यूटन के द्वितीय नियम पर या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जिसे आप सभी को बताना है कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 16 बल का SI मात्रक क्या है? बल का SI मात्रक क्या होगा? पास्कल, न्यूटन या फिर बॉयल या फिर वाट होगा? तो बल का SI मात्रक आप सभी लोग बताइए क्या होता है, क्योंकि बल का SI मात्रक जो होगा वो क्या होगा? न्यूटन ही होगा। ठीक, बल एक का SI मात्रक क्या होता है? तो ये न्यूटन ही होगा। बल एक कैसी राशि है ये भी आप बता दीजिए। तो बल एक ऐसी सदिश राशि होती है। क्या होती है? बल जो होता है एक कैसी राशि होती है? तो बल एक सदिश राशि। कैसी? सदिश राशि होता है। यहाँ पर आप सभी लोग को राशि भी पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप सभी को एक ट्रिक बता दूंगा। वो ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है, इसमें लिख के PDF में लेकर आऊँगा। अब भावे सावित सदिश, इसका मतलब होता है, ये से आप सभी लोग याद कर लेंगे आसानी तरीके से कि कैसे राशियाँ याद करनी है। अगला कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल या घर्षण बल? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? अपकेंद्रीय बल होता है। कौन सा बल होता है? अपकेंद्रीय बल, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 जूल के बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है? न्यूटन मीटर के बराबर, न्यूटन प्रति मीटर के बराबर, न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? तो 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। और यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा, सेम चीज़। तो इसका मतलब इसके दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 20 क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार किस कारण से गोल हो जाता है? वर्षा की बूंद जो आसमान से गिरती है वो किस कारण गोलाकार हो जाती है? श्यानता के, प्रस्थता के, पृष्ठ तनाव या फिर गुरुत्व के कारण? तो किसके कारण गोल हो जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण हो जाती है गोल? तो पृष्ठ तनाव के कारण, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ये जो कैप बना इसका मतलब घात होता है 10 की घात -9 मीटर, 10 की घात -6 मीटर या 10 की घात -12 मीटर या 10 की घात 15 मीटर। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो होता है ये 10 की घात -6 के बराबर होता है। ये किस तरह लिखा जाता है? या PDF में नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए इसको इस तरह लिख दिया। इस तरह लिखा जाता है 10 की घात -6 मीटर। क्योंकि कितना है? 10 की घात -6 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, एलन अल्टमैन या फिर रीड? तो केंद्र की खोज किसने की थी? तो केंद्र की खोज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्र की खोज। अब आप सभी को अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का सिद्धांत क्या है? आइंस्टीन का सिद्धांत क्या है? E बराबर mf, E बराबर mgh, E बराबर mc स्क्वायर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आइंस्टीन का सिद्धांत क्या है? आइंस्टीन का सिद्धांत क्या होता है? E बराबर mc स्क्वायर। क्या होता है? E बराबर
MC², इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये ऐसे लिखा जाएगा E बराबर MC², MC² होता है, ये आइंस्टीन का सिद्धांत है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 24 कहाँ है? 24 क्वेश्चन नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आज जो हमने साइंस के क्वेश्चन लिए एकदम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी, इनमें से कोई नहीं, रॉबर्ट वास्की या फिर नॉट। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसने की थी? तो इस माइटोकॉन्ड्रिया खोज इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, मतलब नॉट या फिर बी भी में नॉट लिखा, तो ये दोनों बिल्कुल सही ऑप्शन होंगे। जिसको हम बता देता है इसकी खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? तो इनकी खोज अल्टमैन ने की। किसने की है? अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है। किसने की है? अल्टमैन ने की है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर, क्योंकि ये ऑप्शन उल्टा सीधा ही हो गया, पता नहीं कहाँ से PDF बनाने में कुछ इधर उधर हो गया है, तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग को मैंने बता दिया है। अगले चलते हैं अपने के अगले क्वेश्चन को। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHCl, CHCl3, CH4Cl3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्या होता है? CHCl3। CH क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। CHCl3 ये होता है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 26 है कि निकिल का रासायनिक संकेत क्या है? निकिल का रासायनिक संकेत क्या है? Ni, N, Ne या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो आप सभी लोग को पता होगा कि निकिल का रासायनिक संकेत क्या होता है। ये एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने में काम ली जाने वाली गैस कौन है? N2, NO2, SO2, CO2 या N2O। यहाँ पर क्या होगा? N2O कौन सा गैस होगी? N2O कौन सी? N2O या फिर N2O होगी। तो इसका आप बताइए कि कौन सी आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र CO2 होता है। और SO2 जो होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, सबसे हल्की धातु कौन सी? लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर सोडियम। क्यों इसका सभी लोग को आपको पता है। तो इसका सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम होती है। Li इसका प्रतीक होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। अब ये जो Mg लिखा है किसका होता है? तो ये मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम का ये संकेत होता है मैग्नीशियम का। ये मैग्नीशियम होता है। ये क्या होता है? ये कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम का सूत्र होता। कैल्शियम का सूत्र क्या? कैल्शियम का रासायनिक संकेत होता है, ये सूत्र नहीं कहते। और ये क्या होता है? तो ये सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम होता है। Na जो होता है सोडियम का। तो कैल्शियम कितने होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक को आपको, और जो रासायनिक सूत्र होते हैं, जो धातुएं होते हैं, उनके संकेत और परमाणु क्रमांक आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, टालिन, रेनिन या फिर ट्रेप्सिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। टैलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लार में कौन सा? टैलिन पाया जाता है। टैलिन पाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर की सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है? डंटाइन, इनामिल, केराटिन या फिर हड्डी। तो मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्या होता है? इनामिल होता है। क्या होता है? इनामिल होता है। और ये कहाँ पर होता है? तो दांत के जबड़ों में होता है। दांत के जबड़ों में कहाँ पर? तो दांत के जो जबड़े होते हैं उसके कहाँ पर? ऊपरी भाग में होता है। कहाँ पर होता है? ऊपरी भाग में होता है। और ये सबसे कठोर हिस्सा मानव शरीर का माना जाता है, इनामिल। आप हमारे यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ से? किसके होंगे? तो रीजनिंग यहाँ से हमारे स्टार्ट हुए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन, अब पूरे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आप सभी लोग को करने हैं। यहाँ से अगर आप रीजनिंग कर लेते हैं तो आप बिल्कुल राइट करेंगे और आपको अच्छी खासी रीजनिंग आती है। इसी तरह के क्वेश्चन आप सभी को पूछे जाएंगे। ये क्लास तो आप सभी लोग को पता है कि किस किस चीज़ की होती है। तो ये सब क्लास को आप मैं बता दूँ एक बार फिर से, आप किस किस चीज़ की होती है। तो ये क्लास होती है GD के लिए, TDN मतलब ट्रेडमैन, TDN के लिए होती है, और
WMP मतलब वर्ल्ड वुमेन मिलिट्री पुलिस और टीए आर्मी के लिए। किसके लिए? टीए आर्मी के लिए ये क्लास होती है। इतने के लिए अगर इतने ट्रेड की आप तैयारी करते हैं तो आप एकदम बिल्कुल राइट जगह आ गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप ये क्वेश्चन पढ़े, यहाँ क्या लिखा? यहाँ लिखा है कि दिए गए अंग्रेजी शब्द, क्या लिखा? अंग्रेजी शब्द में कौन सा शब्द नहीं, ये चीज़ बहुत गौर से पढ़िए, नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर कभी कभी लिख जाएगा बनाया जा सकता है और कभी लिखेगा नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा अंग्रेजी शब्द दिया है? तो ये अंग्रेजी शब्द आपको दिया गया है, ये पूरा अंग्रेजी शब्द आपको दिया गया। इसमें पता चलेगा कि कौन से शब्द बनाया जाता है और कौन से शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो आप लोग देखिए कि इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आप देखिए कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर पहला शब्द चेक करते हैं। यहाँ पर डी दिया है, यहाँ पर ई भी दिया है और एन भी दिया है, टी भी दिया है। ये देखो ये आई भी दिया है, तो आई यहाँ पर दिया है, एस भी दिया है, एस भी दिया और यहाँ पर टी भी दिया है, तो यहाँ पर फिर 2 टी दी। देखिए यहाँ पर एक टी है और एक टी यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक टी है और एक यहाँ पर है, तो ये शब्द बनाया जा सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हमारा अगला दूसरा है कि पी, देखिए यहाँ इसमें कहीं पर दिया, ये पी दिया है, ये यहाँ पर पी दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर ई दिया, आर भी दिया, टी भी यहाँ पर दिया है, आई भी दिया है। देखिए ये आई यहाँ पर भी, एन भी है, ये एन दिया है, यहाँ पर ई, ये देखिए ई भी दिया है और यहाँ पर एन फिर दूसरा एन यहाँ पर दिया है और ये देखिए दूसरा टी यहाँ पर दिया है। इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है, इसको भी काट देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, देखिए एक तीसरा जो है यहाँ पर टी देखना, क्या टी देखना, क्या चीज़ देखना सभी लोग को। यहाँ पर देखिए टी दिया, तो ये देखिए यहाँ पर टी दिया, यहाँ पर टी दिया, यहाँ पर ई दिया है, एक ई यहाँ पर दिया, दूसरी ई देखिए यहाँ पर दिया, दूसरी ई यहाँ पर दिया और तीसरी देखिए यहाँ दिया, तीसरी यहाँ दिया। देखो एन जो है ये देखिए यहाँ पर दिया है, तो ये एन यहाँ पर दिया है और आर देखिए जो यहाँ पर दिया है वो आर यहाँ पर दिया है। इसका मतलब ए भी बनाया जा सकता है, ए भी बनाया जा सकता है, ए भी बनाया जा सकता है। ये तीनों शब्द बनाए जा सकते हैं। अब बात देखते हैं चौथा नंबर। चौथे नंबर देखिए आर यहाँ पर दिया है, आर दिया है, ई दिया है, ई यहाँ पर दिया, टी देखिए यहाँ पर दिया, टी यहाँ पर, ई देखिए यहाँ पर दिया, उसके बाद देखिए एक एन यहाँ पर दिया, उसके बाद देखिए एक टी यहाँ पर दिया है, उसके बाद आई देखिए कहाँ पर दिया, तो देखिए ये जो आर है, आर यहाँ पर आई दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए आई लिखी, ये इसके बीच में आई दिया। उसके बाद ओ देखिए कहीं पर दिया है, तो देख लीजिए आप पूरी स्लाइड में देखेंगे तो ओ कहीं पर नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर ओ दिया गया है और यहाँ पर देखिए पूरी स्लाइड में कहीं पर ओ नहीं दिया गया है और ये देखिए एन यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मतलब यही नहीं बनाया जा सकता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा कौन सा? डी नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ये जो स्लाइड है इसमें कहीं ओ नहीं दिया और यहाँ पर क्या दिया है, ये देखिए ओ दिया गया है, इसलिए यही शब्द नहीं बनाया जा सकता है और बाकी बनाए जा सकते हैं। तो हमारा आज ये पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे पता करना है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें दिखा है, ये क्वेश्चन सही से नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब और वो पूछा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए ये दर्पण प्रतिबिंब सही से ऑप्शन बन नहीं पाया, तो ये क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 48 है। इसमें दिया है कि 3 का संबंध जैसे 10 से वैसे 5 का संबंध इसमें किससे होगा? तो 3 त्रिका 9 प्लस 1 10, 5 3 15, 1 16 होगा। तो इसमें कहीं पर 16 दिया है तो नहीं दिया है, तो इसका ये लॉजिक तो फेल हो गया। अब आप दूसरा सोचिए, 3 का स्क्वायर प्लस 1 रहा, 5 स्क्वायर प्लस 1 25, 1 26 नहीं होगा। है ऑप्शन है ये देखिए, इसको समझ लीजिए कैसे होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ये लिखा है 3 का स्क्वायर प्लस 1, क्या लिखा है? 3 का स्क्वायर प्लस 1 अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो इसी तरह आप दूसरा हम ऐसे करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा हमारे पास 26 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी में 26 दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन हुआ है। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। यदि क्या लिखा है? यदि महीने का 10वां दिन, कौन सा दिन? 10वां दिन अगर शनिवार है तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा? किस महीने का? उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा? अगर 10वां दिन शनिवार है तो 27वां दिन कौन होगा? मान लीजिए 10वां दिन है, तो यहाँ से 10 से हम पूरा टोटल गिनती कर लेंगे कौन सा दिन होगा। तो
10 के बाद अगर आप हम 27 पे जाएंगे कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा, कितने दिन होंगे, तो 17 दिन हो जाएंगे। तो टोटल हमारे कितने दिन हो गए, टोटल हमारे 17 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, 17 दिन। 17 दिन में आप लोगों को, सभी लोगों को पता है होगा कि जो 14 दिन हटा देंगे, क्योंकि 14 दिन तो वही सेम 14वें दिन कौन सा, शनिवार फिर आ जाएगा। अब हमारे पास बचेंगे 3 दिन। आप सभी लोगों को पता है कि तीसरे दिन कौन सा दिन पड़ता है। तो जो हमारा कैलेंडर होता है, कैलेंडर में एक आप लोग पढ़े होंगे, वहाँ पर देखिए पहला दिन कौन सा होता है। पहला दिन होता है ये सोमवार, कौन सा होता है, ये दूसरा दिन होता है। मंगलवार कौन सा, तीसरा दिन होता है। और पहला दिन रविवार होता है, जिसे संडे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने दिन बचे 17 में, 17 में हमने 14 हटा दिए तो हमारे बचे 3, तो हमारा तीसरा दिन होगा। तीसरा दिन हमारा कौन सा होगा, तो तीसरा दिन हमारा होगा मंगलवार। कौन सा होगा, मंगलवार होगा। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी दर्पण में देखने से, कि किसी दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी की सुइयाँ 1:30 का समय समय बताती हैं, तो बताओ सही समय क्या होगा। अगर दर्पण में हम देखें तो कितना बताते हैं, हमें 1:30 का समय बताती हैं। तो घड़ी में देखने से कितना समय बताएंगे, तो घड़ी में देखने से कितना बताएंगे। अगर आपको कभी भी दर्पण से घड़ी का समय पूछे तो आप हमेशा किससे 11:60 से हमेशा इसको घटा देना। कितने से, 11 से और 60 से हमेशा इसे घटा देना। तो यहाँ पर कितना दिया, यहाँ पर 10 दिया, और यहाँ पर कितना दिया, 30 दिया। तो अगर हम 30 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना, 30 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा। और 11 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, वो 10 कह 11 कह रहे हैं। यहाँ पर 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया, 1 बच के दिया, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ 11 होगा। तो 11 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। हमेशा अगर दर्पण अगर कभी भी पूछे तो 11:60 से घटा देना, तो यहाँ कितना आएगा, 10:30। इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये थे आज के हमारे पूरे 50 क्वेश्चन। आपको आज की क्लास कैसी लगी, अगर आज को आपकी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपका मन हो तो। नहीं मन तो कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को सही करते रहिए। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। मिलते हैं कल आपको नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।